स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। आज बात करेंगे अपन विज्ञान के मॉडल पेपर की कक्षा 10 का मॉडल पेपर। ऐसा मॉडल पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये तीनों ही परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, आसुत जल की पीएच मान कितना होता है? आसुत जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय प्रवृत्ति होगी और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रवृत्ति होगी। और आसुत जल के उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो सल्फाइड संबंधी अयस्क है तो उसके लिए वर्जन का उपयोग करते हैं, और अगर उसमें कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियाँ हैं तो वहाँ पर निस्तापन का उपयोग करते हैं। तो निस्तापन और वर्जन दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये लैंगिक हार्मोन है और ये यौनारंभ से संबंधित है। किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाते हैं इनका स्रावन। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये यौनारंभ से आरंभ हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, एक एकल संकरण की F2 पीढ़ी में प्राप्त जीन प्रारूप पूछा उसने। जीन प्रारूप क्या होगा? तो एकल संकरण में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप होगा आपका 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल आनुवंशिकी के लेसन से आया ये प्रश्न। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अफ्यून का नियम। और मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसोम सेटाइवम है, जो आप याद रखना। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी दे रखा और मीटर प्रति सेकंड भी दे रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, एकलिंगी पुष्प क्या है? तो एकलिंगी पुष्प उसको कहते हैं जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक ही उपस्थित हो तो उसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और द्विलिंगी या बहुलिंगी पुष्प उसको कहते हैं जिसमें पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो। तो यहाँ पर एकलिंगी पुष्प का उदाहरण हो जाएगा आपका पपीता। पपीता है, गुलाब है, पिटूनिया, ये एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परितारिका। परितारिका कहते हैं। आपने देखा होगा जब अपन बाहर धूप में बैठे होते हैं और अचानक बंद कमरे में चले जाते हैं तो अपन को 2-5 सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं देता। तो उस समय क्या होता है, प्रकाश में होते हैं तो हमारी परितारिका का आकार छोटा होता है, और अचानक कमरे में आ जाते हैं तो परितारिका को संतुलित होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। तो वो इसलिए अपन को 1-2 सेकंड तक अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है और प्रतिरोध का मात्र ओम होता है, याद रखना। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध इन तीनों ही इकाइयों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। पौधे कहलाते हैं, पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो पौधे क्या है? पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधों को कहते हैं उत्पादक। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पौधों को जो शाकाहारी जीव खाते हैं वो हो जाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट, कुल्लह कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? तो एक कुल्लह है कि आपके हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई होती है उसको वहाँ पर कुल्लह कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दूसरा प्रश्न आता है आपके,
रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो रिक्त स्थान में एक एक शब्द में आपको आंसर देना है। बहुत ही अच्छा पेपर है आज का, और आप इस पेपर को अच्छा सा करिए और देखिए, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने लायक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? तो ये पेप्सिन और एक काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन है ना, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम होते हैं जो आपके प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा प्रोटीन। दोनों किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं, तो प्रोटीन आ जाएगा। नेक्स्ट, अग्न्याशय से हार्मोन स्त्रावित होता है। तो अग्न्याशय की 3 कोशिकाएं होती है। एक तो होती है अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा कोशिकाएं, और एक होती है गामा कोशिकाएं। तो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं होती है जो इंसुलिन का स्त्रावन करती है, इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये इंसुलिन याद रखना, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करती है अग्न्याशय। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से रक्षा करती है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट, जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो याद रखना है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट, कोयला एवं पेट्रोलियम किस ईंधन के उदाहरण है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम अपन भूमि से प्राप्त करते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला एवं पेट्रोलियम। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध अभी अपन ने बात की थी, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसको ओम, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ओम आप याद रखना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत जनित होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये भी आप याद रखना, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित। नेक्स्ट, अब आते हैं आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, CaSO4.2H2O। इसमें 2 क्रिस्टल जल होते हैं, है ना। तो ये आप याद रखना, जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O। जिप्सम, जिप्सम को अपन गर्म करते हैं 393 केल्विन ताप पर, 393 केल्विन ताप पर, तो इससे बनता है आपका POP। और POP का सूत्र यही है, केवल क्रिस्टल जल चेंज है, इसमें CaSO4 और हाफ H2O आ जाएगा, हाफ H2O। ये आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना। तो यहाँ पर जिप्सम का पूछा है तो CaSO4 2H2 आप याद रखना। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट, मिश्र धातु के 2 उदाहरण देने। 2 उदाहरण पूछे इसने मिश्र धातु। मिश्र धातु किसको कहते हैं? कि जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर जो धातु बनती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो एक तो आ जाएगा आपका पित्तल, पित्तल है ना। पित्तल किन 2 धातुओं से बनती है? तो एक तो बनती तांबा से, तांबा जिसको कॉपर कहते हैं, है ना, तांबा, और एक बनती जिंक से, जिंक, है ना। तो ये पित्तल बनती है तांबा और जिंक से। तो इसको याद रखना, पिताजी, है ना। पिताजी से आपकी पित्तल याद रह जाएगी, पिताजी, पी से पित्तल, ता से तांबा और जी से जिंक। एक तो है ये पित्तल, तांबा और जिंक से, और एक है आपकी कांसा, है ना। एक आपकी मिश्र धातु होती है कांसा, कांसा, और कांसा बना होता है आपका SN, इसको कहते हैं टीन, टीन प्लस जिंक से बनी होती है, टीन प्लस जिंक से कांसा बनी होती है, ठीक है। तो दोनों मिश्र धातुओं के उदाहरण आप याद रखना। नेक्स्ट, एथेन की संरचना बनानी है आपको। एथेन की संरचना बनानी है तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। तो इसकी संरचना बनाएंगे C और ये C, और इधर H जोड़ देंगे, ये H, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, और इस प्रकार अपन एथेन की संरचना बना सकते हैं, ठीक है। ये एथेन का बिंदु आरेख, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं उसको। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है?
तो याद रखना, जो धातुओं के ऑक्साइड होती हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। वो कौन सी प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के। और अधातुओं के होंगे अम्लीय प्रकृति के। अधातुओं के अम्लीय प्रकृति। यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड पूछा है तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी? अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि उनको कहते हैं वो नलिकाविहीन ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स का स्त्रावण करती है उनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्त्रावण भी करती है और पाचक रस का स्त्रावण भी करती है उनको बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा उसने कि मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो वो ग्रंथि आ जाएगी आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, प्राय बल्ब में नाइट्रोजन व आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? तो जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि N2 नाइट्रोजन और आर्गन और नाइट्रोजन का जो गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है तो ये उच्च तापमान पर भी पिघलती नहीं है, इसलिए इनमें आर्गन व नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भी आप याद रखना, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, एक ही सॉकेट से एक ही समय में बहुत से विद्युत संदिग्ध को संयोजित करना क्या होता है? तो एक ही सॉकेट से विभिन्न विद्युत संदिग्ध को जोड़ा जाता है तो वो समांतर क्रम होता है। जैसे समांतर क्रम में 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध है तो उनका एक सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा, है ना। तो इस प्रकार जो संदिग्ध जुड़े हुए होते हैं उनको कहते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो समांतर क्रम संयोजन का ही उदाहरण है। तो यहाँ याद रखना आप, ये क्या कह रहा है कि एक ही सॉकेट से एक ही समय में बहुत से विद्युत सानिध्रों को जोड़ा जाता है तो वो कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। और एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तो वो श्रेणी क्रम आ जाएगा। तो यहाँ पर समांतर क्रम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। तो ये छड़ चुंबक के चारों ओर आपको चुंबकीय रेखाएं खींचनी। ऐसा छड़ चुंबक है, इनके 2 सिरे होते हैं, एक तो N होता है एक S होता है ना। और ये यहाँ से आपको चुंबकीय रेखाएं निकालनी है इधर से, है ना। तो इस प्रकार आप चुंबकीय रेखाएं आसानी से बना सकते हो पेंसिल से। 2 सिरे होते हैं N, S। चुंबकीय, आपको पूछ सकता है चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखो, तो चुंबकीय रेखाएं उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, है ना। और ये आपस में काटती नहीं है। ध्रुवों पर इनकी प्रबलता का मान ज़्यादा होता है और मध्य में इनकी प्रबलता कम होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, चुंबकीय रेखाओं के गुणधर्म उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर निकलती है। नेक्स्ट, किसी मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बताना। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र होता है, जैसे आपका अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है ना, या चिड़ियाघर है, तो ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है? तो आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम कहता है कि यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं तो मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर अंगूठा किसकी दिशा को दर्शा रहा है? ये चालक की गति की दिशा को दर्शा रहा है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम आप याद रखना। अंगूठा पूछा है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, चालक की गति की दिशा को। और पूरा नियम आपको याद रखना, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, और एक आएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, एक आता है मैक्सवेल का स्क्रू का नियम। ये तीनों नियम आप याद रखना। नेक्स्ट, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन कौन से? जैव विविधता हॉटस्पॉट, जहाँ पर अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है तो उनको जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कहते हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय घाट है, पश्चिमी हिमालय घाट, पूर्वी हिमालय, और आपकी भूमध्य रेखा के आसपास पर भी अत्यधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। तो ये तीनों आप याद रखना, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है उनको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट, खंड ब, चौथा प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया दे रखी है आपको और इसमें बताना आपको उपचयन और अपचयन किसका हो रहा है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण
तथा अपचयन अपचयन दोनों हो रहा हो, अपचयन दोनों हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। केवल ऑक्सीकरण पूछे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको अपचयन कहते हैं। इसने कहा रेडॉक्स, तो जिसमें दोनों होता है उसको क्या कहते हैं अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है ZnO प्लस सी, और ये आगे बन रहा है Zn प्लस CO, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जिंक देखो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, ये जिंक में बदल गया। तो यहाँ पे जिंक का तो हो गया आपका अपचयन हो गया, जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इधर ऑक्सीजन निकल गया। और जो कार्बन था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, CO में बदल गया। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, है ना। तो ये याद रखना आप। यहाँ पर जिंक का तो अपचयन, अपचयन को कहते हैं उपचयन, नहीं अपचयन हो रहा है कार्बन, जिंक का तो अपचयन हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पे उपचयन हो रहा है, और उपचयन को कहते हैं अपन ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, धातुओं के 4 सामान्य गुणधर्म लिखने। तो धातुओं के सामान्य 4 गुणधर्म आपको आने चाहिए। पहला तो है कठोरता, सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है ना। लेकिन इसका अपवाद है, जैसे आपका पारा है जिसको Pb कहते हैं ना, वो एक मरकरी Hg मरकरी है, वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये याद रखना। जैसे ब्रोमीन एक अधातु है, तो वो भी एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो भी एक अपवाद है, ठीक है। तो मरकरी एक द्रव धातु है। पहला कठोरता हो गया। दूसरा है ध्वनिकता, दूसरा गुण है ध्वनिकता। ध्वनिकता कैसे? जब दो धातुओं को आपस में टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं ध्वनिकता का गुण। हमारे स्कूल में आपने देखा होगा घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि वो आवाज़ उत्पन्न करती है। तीसरा होता है तन्यता, तन्यता यानी धातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है आपका आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसको कहते हैं? कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतले चद्दरनुमा आकार में ढाला जा सकता है, इसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये धातुओं के 4 गुणधर्म आपको याद रखने। भौतिक गुणधर्म पूछा, रासायनिक गुणधर्म पूछते तो अपन अभिक्रिया लिखते हैं। जैसे धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, या जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो ये आप याद रखना अगर रासायनिक गुण पूछे तो। नेक्स्ट, मिसेल का चित्र बनाना। तो ये साबुन के द्वारा अपन कपड़े की सफाई करते हैं, उसमें मिसेल का निर्माण, इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है। तो मिसेल का चित्र आपको अच्छा से बनाना आना चाहिए। मिसेल निर्माण आप के द्वारा ही कपड़ों की सफाई होती है, जिसमें एक तो जल रागी सिरा होता है, एक तो होता है जल रागी सिरा जो जल से स्नेह करता है, और एक होता है जल विरागी सिरा जो अपने कपड़ों की तेली गंदगी होती है उनसे अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ऐसा आप मिसेल का निर्माण का नामांकित चित्र आप सीख लेना। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो आपने देखा होगा आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं, है ना। और कुल 7 आवर्त हैं। कुल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। तो ये आप याद रखना, 18 वर्ग और 7 आवर्त है ना। ऊपर से नीचे जाते तो ये तो आवर्त है, 7 आवर्त है ना, और बाएं से दाएं जा रहे तो ये वर्ग है। ये कह रहा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? जब आवर्त सारणी में अपन ऊपर से नीचे जाते तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से क्या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन ये कह रहा बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार छोटा होगा। आकार छोटा क्यों होगा? क्योंकि कक्षक की संख्या कम होती जाएगी। कक्षक की संख्या कम होने के कारण आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होने से परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये याद रखना, बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार छोटा होगा, कक्षक की संख्या कम होने से परमाणु की त्रिज्या घटेगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, पीतरस क्या है? पाचक में इसकी क्या भूमिका होती है? पीतरस एक प्रकार का पाचक रस होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। पाचक रस होता है जो पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है, पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है और भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, क्षारीय माध्यम में बदल देता है। क्योंकि आमाशय में जब भोजन आएगा तो आमाशय HCl का स्रावन करेगा, आमाशय HCl का स्रावन करेगा, और HCl का स्रावन करने से भोजन क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। तो वो भोजन अपने बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत में
और पित्ताशय से पीतरस आके उसमें मिलेगा, जिससे वो क्या क्षारीय प्रकृति में बदल जाएगा। तो पीतरस की प्रमुख भूमिका आप याद रखना, भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। नेक्स्ट, नवा प्रश्न। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण बताना। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, वे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण होते हैं। अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब दो उभयधर्मी ऑक्साइड के आपको उदाहरण बताएं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड, एक तो होता है आपका जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO, और एक हो जाएगा आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, दोनों के सूत्र आप याद रखना, Al2O3 और ZnO। नेक्स्ट, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप होते कैसे? तो आपके दो प्रकार के अंग होते, एक तो होता है समजात अंग, और एक होते हैं समरूप। समरूप अंग उनको कहते हैं जिनकी संरचना तो समान होती है ना, लेकिन उनकी उत्पत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। तो चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख आप देखो, दोनों की संरचना क्या है? समान है, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनको कहते हैं समरूप कहते हैं। दोनों के कार्य समान होते हैं, जैसे चमगादड़ के पंख भी उड़ने के कार्य कर रहे हैं और पक्षियों के पंख भी उड़ने के कार्य कर रहे हैं, तो ये समरूप अंग है। लेकिन एक होता है आपका समजात अंग कहते हैं जिनकी उत्पत्ति समान है। उत्पत्ति तो क्या है? समान, लेकिन कार्य क्या होते हैं उनके? अलग अलग होते हैं, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उनको कहते हैं समजात अंग। जैसे मनुष्य के हाथ और चमगादड़ का पंख, तो ये आपका समजात अंग का उदाहरण है। मनुष्य के हाथ और चमगादड़ का पंख, चमगादड़ के पंख, ये किसके उदाहरण है? समजात। जबकि चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख क्या? समरूप है। ये दोनों आप याद रखना। 11वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखना। लेंस की क्षमता का सूत्र पी से दर्शाते, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। और इसका मात्रक पूछे तो मात्रक होता है डाईऑप्टर, मात्रक होता है इसका डाईऑप्टर, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में 2 अंतर बताने हैं आपको। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में 2 अंतर। श्रेणी क्रम, इधर तो लिखना आप श्रेणी क्रम, और इधर लिखना आप समांतर क्रम। पहला अंतर, श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है ना, एक के पीछे दूसरा होता है, ऐसे। तो ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हैं, तो उनका एक सिरा तो एक बिंदु से जुड़ा होगा, है ना, और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होगा। तो ये समांतर क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा होगा जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा होगा, उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो पहला अंतर तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट, दूसरा अंतर, जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, उसमें क्या होगा? धारा का मान अलग अलग होगा, I1 है या I2 है या I3, धारा का मान समान अलग अलग होगा। और जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा, विभवांतर का मान अलग अलग होगा। धारा का मान तो समान होगा, इसमें विभवांतर का मान समान है लेकिन धारा का मान अलग अलग है, तो दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं आपको। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम है ना। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। परावर्तन
कोण के बराबर होगा, तो ये आप याद रखना, ठीक है। दोनों नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम आपको बताना। तो चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अगर अंगूठा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा तो मुड़ी हुई उंगलियां आपके धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो ये दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम है, ये आप याद रखना। इसके ऊपर अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली है। एक तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है ना, और ये है चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न कह रहा है कि ये एक आपको प्रतिरोध दे रखे और इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे 2 ओम और ये 2 ओम, नीचे भी 2 ओम 2 ओम और ए और बी के मध्य पूछा है ना। तो देखो ए के पीछे दूसरा जुड़ा हुआ, तो पहला वाला प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका एक नया परिपथ बन जाएगा, ऐसा है ना, ये ऐसा बन जाएगा। तो 2 और 2 4, इसका हो जाएगा 4 और इसका भी हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों समांतर क्रम में, पहले तो ये दोनों श्रेणी क्रम में थे तो इसको हल किया अपन ने, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में आ गए। और समांतर क्रम के लिए सूत्र होगा हमारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, 1/4 प्लस 1/4 है ना। लघुत्तम आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में 1, 1 प्लस 1, 1 1 2, तो ये आ जाएगा 2/4, 2/4 यानी 1/2, 1/2 यानी 1/r बराबर 1/2। तो r बराबर आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर 2 ओम। ओम ये, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ए एवं बी के मध्य 2 ओम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यानी ये 2 ओम ये 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4 हो जाएगा। नीचे वाला भी दोनों श्रेणी क्रम में, 2 और 2 4। फिर जो 4 ओम आए वो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम वाला सूत्र आप लगा देना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है आपके, ऊर्जा के नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा के स्रोत की परिभाषा देनी है आपको, ठीक है। तो एक तो होता है नवीनीकरण, नवीनीकरण, नवीनीकरण में क्या होता है, वे ऊर्जा के स्रोत, वे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्निर्माण होता रहता है उनको कहते हैं नवीनीकरण। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे या सौर ऊर्जा है, तो ये नवीनीकरण है। और नवीनीकरण में क्या है कि वे ऊर्जा के स्रोत जिनका निर्माण पुनः नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इन हमारे लिए समस्या हो जाएगी, तो उनको कहते हैं अनवीनीकरण। और अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, और ये आपके प्राकृतिक गैस है, ये आपके अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या है, क्या होता है जब इनके केवल रासायनिक समीकरण देने आपको। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, चूने का पानी जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हो, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो ये आप रासायनिक समीकरण याद रखना। इस प्रश्न को आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि अपन पुताई करते हैं तो पुताई करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है, क्यों आती है, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो अपन पुताई करते हैं तो चूने का ही उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और जब पुताई कर देते हैं तो 2-3 दिन में क्या होता है कि वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करता है ये और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसके कारण 2-3 दिन में दीवारों पर चमक आने लगती है। नेक्स्ट दूसरा, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो देखो जिंक धातु होती है, कोई भी धातुएं होती है जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन क्षारों के साथ अभिक्रिया करके सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती है ना। लेकिन जो जिंक धातु है, जिंक धातु ये NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाएगी, Zn, सोडियम जिंकेट बनाएगी, Zn सोडियम जिंकेट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस देगी। और सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है आपका Na2ZnO2, Na2ZnO2
O2, ये सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी, ठीक है। और किससे अभिक्रिया कर रही है? ये जिंक प्लस NaOH, ठीक है। सोडियम जिंकेट का सूत्र याद रखना, Na2ZnO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, लेकिन एकमात्र अपवाद है जिंक धातु सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, ये याद रखना। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की गैस प्रोवाइड करते तो क्या होगा? तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसमें आपने प्रोवाइड की क्लोरीन गैस, तो ये विरंजक चूर्ण बन जाएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। ये CaOCl2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, विरंजक चूर्ण याद रखना, ठीक है। बुझे हुआ चूना जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा चूना कहे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO बिना बुझा चूना है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण को समझना है। तो मानव में लिंग निर्धारण समझने के लिए आपको याद होना चाहिए कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, 22 जोड़ी तो कायिक गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी होता है आपका लिंग गुणसूत्र। तो 22 + XX तो मादा में होंगे, और ये 22 + XY नर में होंगे, है ना। तो 22 तो कायिक गुणसूत्र, इनका तो लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होता है एक जोड़ी, है ना, तो ये लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये मादा का X और नर का X मिलेगा XX, तो ये लड़की, ये X इस Y से मिलेगा तो ये XY आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लड़का। इधर वाला X और X से मिलेगा तो XX, ये होगी लड़की, इस X को इस Y से मिलाएंगे तो XY आ जाएगा, लड़का, है ना। तो ये इस प्रकार आपको ये लिंग निर्धारण का चार्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, मानव नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए। तो ये चित्र आपको अपने बुक से सीखना है, मानव नेफ्रॉन का नामांकित चित्र। नेफ्रॉन क्या होती है? वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ना नेफ्रॉन, जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्सर्जन कहते हैं मनुष्य द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, वक्र होते हैं, किडनी होती है जिनकी संख्या 2 होती है। तो इसका नामांकित चित्र आप बनाना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो जब सूर्य उदय होता है और वापस अस्त होता है उस समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो ये आप याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट, निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम लेते हैं? तो निकटदर्शी दोष अब अपने बड़े निकटदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष, है ना। निकटदृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसको कहते हैं निकटदर्शी दोष। इसके लिए अपन अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इसके लिए, तो ये आप याद रखना, अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, निबंधात्मक प्रश्न, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय होती है ना। और अधात्विक जो तत्व, अधातुओं की प्रकृति होती है आपकी क्षारीय प्रकृति होती है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। उदाहरण सहित बताना, तो उदाहरण आप धात्विक ऑक्साइड जैसे Zn और जिंक ऑक्साइड है तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना, तो ये आप याद रखना। अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? तो सभी धातुएं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी, सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी। जैसे जिंक धातु है, इसको अपन अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, तो ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, दोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग आपको याद रखने हैं। दोने का सोडा, दोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3.10H2O, 10H2O, ये याद रखना है, क्रिस्टल जल है, ये दोने का सोडे का सूत्र है। और दोने का सोडे के दो उपयोग आप याद रखना, एक तो कपड़े धोने में और दूसरा उद्योगों में दोनों, ठीक है। बेकिंग सोडा कहते हैं खाने के सोडे को, और खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और खाने के सोडे का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में, और इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में,
है ना। खाने के सोडे का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में क्या, जो खाने का सोडा होगा NaHCO3 और कोई सा भी अम्ल होगा H2SO4, है ना, इसके साथ अभिक्रिया करके ये CO2 गैस देगा, CO2, और CO2 गैस क्या करेगी? आग बुझाने में काम आएगी, तो इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव हृदय की संरचना का आप नामांकित चित्र आप अपनी बुक से अच्छा सा चित्र बनाना, इसको रंगीन पेंसिल से, है ना, और उसको नामांकित करना। मानव में डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस क्या होता है इसको समझते हैं। डायलिसिस जिसको कहते हैं वक्र अपवन, कृत्रिम वक्र अपवन कहते हैं। मनुष्य में क्या होता है? किडनी खराब हो जाती है, वक्र खराब हो जाते हैं, तो अस्पताल में कृत्रिम विधि से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उस विधि को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, है ना। और किडनी को चेंज भी करते हैं, उसको कहते हैं कृत्रिम वक्र अपवन कहते हैं, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु F पर है। उत्तल लेंस के द्वारा किरण आरेख बनना जब वस्तु F पर है, मुख्य फोकस पर है। तो लेंस में तो क्या होगा कि F1 आएगा या F2 आएगा, है ना, तो दो फोकस केंद्र हो गए। तो अगर F1 पर रहेगा आपका बिंब, तो आपका जो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, है ना। F1 पर रहेगा तो आपका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ये F2 है, ये F1 है ना। जो कैसा होगा? ये वास्तविक उल्टा होगा। तो ये आप किरण आरेख आप बनाना। इसके 6 किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रश्न, उत्तल व अवतल दर्पण के दो उपयोग बताने आप। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दो उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग आपके किया जाता है एक तो गाड़ियों के साइड ग्लास में, प्रश्न आएगा गाड़ियों के साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण क्या करता है? अत्यधिक लंबे क्षेत्र की दूरी को भी उसमें कवर कर लेता है, तो एक तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड ग्लास में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग पूछे तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है एक तो विभिन्न परमाणु पट्टियों में, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक ही जगह एकत्रित कर देता है, इसलिए वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग परमाणु पट्टियों में किया जाता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने इस मॉडल पेपर को हल किया। इस मॉडल पेपर के सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इनको आप देखिए और प्रश्नों को याद कीजिए। इन प्रश्नों में से एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।